हेलो एवरीवन, दिस इज रेखा कुशवाहा एंड वेलकम टू इन्फो टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने बहुत ही अमेजिंग आज की क्लास के साथ। और जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं रीड की स्पेशल सीरीज लेकर आ रही हूँ, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट को कंटिन्यू करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे। तो टॉप 100 क्वेश्चन का पर्टिकुलर एक मॉक टेस्ट होगा, जिसमें मैंने डिवाइड किए हैं 50-50 क्वेश्चंस को। यानी कि आज की क्लास में आपको 50 मिल जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को 50 ईवीएस के मिलेंगे। टोटल कॉम्बिनेशन अगर देखें तो 100 क्वेश्चन का हो जाएगा। फिर हम सीडीपी ऐसे ही इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज, रीड के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको ऐसे ही मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने रिवीजन को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अब हमारे सामने ओनली अगर देखा जाए तो कितने दिन बाकी रह गए हैं। 20 जून को हमारा एग्जाम होगा, तो आप लोग ये मानकर चलिए 2 महीने ही हैं आप लोग, मतलब अगर 10 दिन भी एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो वो आप लोग अपनी रिवीजन करेंगे उसमें। तो 2 महीने आप लोगों के पास है, तो इन 2 महीने को आप लोग अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, मॉक टेस्ट की रिवीजन कीजिए। अगर आप लोगों ने कोई कॉन्सेप्ट छोड़ दिया है, स्किप कर दिया है, मिस हो गया है, तो वो आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। कमेंट में भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, अगर कोई टॉपिक आप लोगों को समझना है तो मैं इंडिविजुअल आप लोगों को टॉपिक भी डिस्कस कर दूंगी। फिलहाल बढ़ेंगे आज की इस क्लास में। तो ये है ऑफिशियल लिंक इन्फो टीचिंग से और मुझसे जुड़ने के लिए। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि भाई व्हाट्सएप पर भी रीड की क्विज सेशन कंटिन्यू होनी चाहिए, तो व्हाट्सएप ग्रुप पर आप लोग मैसेज कीजिए मुझे। पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, तो उससे मुझे एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, आप लोग जेन्युइनली रीड को एक तरीके से सीरियस तरीके से ले रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये एक मोटिवेशनल फीडबैक मुझे आप लोगों का मिलेगा। लाइक इट और सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि किसी भी क्लास का आप लोग नोटिफिकेशन मिस ना कर सके। सो आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के पास, फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ। फॉलोइंग किस चीज की प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है। प्लगिंग यानी कि जुताई, जिसे एक तरीके से फील्ड है, खेत है, और उसके अंदर अगर कोई भी फसल या कोई भी क्रॉप हमने की है, मतलब उसको कटाई होने के बाद जो मतलब जो भी चीजें जो एक तरीके से रिमेनिंग चीज बच जाती है उस खेत में या उस फील्ड में, तो उसको एक तरीके से जुताई करके उसे अच्छे से उपजाऊ बनाया जाता है नेक्स्ट फसल के लिए। तो वो होता है जुताई। फिर सिंचाई, पानी देना, लिविंग द फील्ड अन कल्टिवेटेड, मैदान को बीहड़ छोड़ देना, या सोइंग यानी कि बुआई। तो सही आंसर हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन होगा, लिविंग द फील्ड अनकल्टिवेटेड, यानी कि मैदान को बीहड़ छोड़ देना। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लोगों ने देखा होगा, रोटेट होती रहती है किसी भी खेत में, फसलें हैं वो रोटेट होती रहती हैं। जो उस रोटेशन का टाइम पीरियड होता है, जो बचा हुआ टाइम पीरियड है, जैसे गेहूं के बाद अगर किसी खेत में कोई और फसल होगी तो उसके लिए थोड़ा बहुत टाइम होता है, तो वो थोड़ा बहुत टाइम क्या कहलाएगा हमारा, मैदान को बीहड़ छोड़ना। तो फॉलोइंग वो प्रक्रिया होती है जो एक क्रॉप से लेकर सेकेंड क्रॉप का बीच का जो टाइम होता है, जहां पर वो मैदान है, जो जगह है, जो खेत है, वो खाली छोड़ दिया जाता है, तो वो होगा हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, कुछ किसानों को फसल उगाने में सहायता करने के लिए बंजर क्षेत्र में एक प्रकार का शैवाल डालते देखा गया है। वे किस शैवाल का उपयोग करते हैं, मतलब एक तरीके से एल्गी का यूज किया जाता है। तो बताना है फार्मर्स कौन से एल्गी का यूज करते हैं, ग्रीन एल्गी, ब्लू एल्गे, ग्रीन एल्गे या ब्राउन एल्गे। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि नीले हरे शैवाल। याद रखेंगे, नीले हरे शैवाल का यूज किया जाता है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ताकि जो एक तरीके से फसल को उगाने में सहायता करती है। जो बंजर मतलब कि खेत हो जाते हैं, काफी टाइम तक पड़े रहते हैं और एक तरीके से उनमें सॉलिडपन आ जाता है, कठोरता आ जाती है उन खेतों में, तो उनको उपजाऊ बनाने के लिए इन शैवालों का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, द क्रॉप कल्टिवेटेड by sowing seeds directly into the soil from the following is। बीज को सीधे मिट्टी में डालकर बोने की प्रक्रिया या बोई जाने वाली फसल कौन सी है। तो उस फसल का नाम आप लोगों को पता ही होना चाहिए, बहुत ही इजी है। थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा, वीट, यानी कि गेहूं आप लोगों ने देखा होगा। और कहीं ना कहीं अगर आप हर कोई वैसे तो विलेज से बिलोंग करता ही है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने खेत देखे होंगे, तो किस तरीके से जो गेहूं की फसल उगाई जाती है वो पूरा एक प्रोसेस होता है और डायरेक्ट उसे बोया जाता है। तो सही आंसर हमारा इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, अ हैरो इज यूज टू रिमूव, किसको हटाने के लिए हैरो का उपयोग किया जाता है? तो वो है हमारा इसका करेक्ट आंसर, इट इज अ बी ऑप्शन, यानी कि वीड्स, यानी कि खरपतवार। खरपतवार किसे कहते हैं? अनवांटेड प्लांट्स, अनवांटेड प्लांट्स कहेंगे हम, जैसे नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में बता रही हूँ, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे वीट है या मतलब कोई भी फसल उगाई जा रही है, तो उस फसल में आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए ये फसल हमने उगाई है, ठीक है, तो उसमें छोटे छोटे साइड में पेड़ पौधे मतलब उगाते हैं जो अनवांटेड होते हैं, तो उन्हें एक तरीके से हटाया जाता है। मतलब पहले के टाइम में तो हाथों से ही मतलब कि जो फार्मर्स होते थे, जो मतलब वर्कर्स होते थे, वो हटाते थे। अब क्या होता है, हैरो का उपयोग किया जाता है उन प्लांट्स को हटाने के लिए, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, when plants of the same kind are cultivated at the one place on a large scale, it is called, जब एक ही तरह के पौधों की बड़े पैमाने पर एक जगह पर खेती की जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो बहुत इजी है, ए ऑप्शन ही बिल्कुल, क्रॉप्स यानी कि फसल कहा जाएगा। जब एक बहुत बड़े मैदान में एक ही तरह की फसल उगाई जा रही है तो वो एक तरीके से क्या है? फसल ही है, ठीक है। बी और सी ऑप्शन भी आप लोगों को जानना जरूरी है। बी ऑप्शन है रवि क्रॉप्स। रवि क्रॉप्स क्या होता है? जो सर्दियों के स्टार्टिंग में उगाई जाती है, ठीक है, और अप्रैल या मार्च तक उसे काट लिया जाता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल इसका दूं तो जैसे अक्टूबर से लेकर मार्च अप्रैल तक इसका टाइम पीरियड रहता है। और एक एग्जांपल अगर मैं कहूं यहाँ पर वीट, जो आज के टाइम पे मतलब चल रही है, कटाई चल रही है वीट की, गेहूं की, तो वो एक तरीके से सर्दियों वाली, विंटर वाली जो होती है हमारी नॉर्मली क्रॉप्स, तो वो हमारी रबी में आ जाएंगी। खरीफ क्रॉप जिसे मॉनसून क्रॉप कहा जाता है या बारिश के मौसम में उगाई जाने वाली क्रॉप कहा जाता है, ठीक है। तो ये ज्यादातर मई जून में इन्हें उगाया जाता है, ठीक है। जैसे तरबूज हो गया, ठीक है, खीरा, ककड़ी, ये सब एक तरीके से मतलब उस टाइम पर एक तरीके से बोकर उन्हें काट लिया जाता है, तो वो हमारा हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर, यहाँ पर जो इसका था ए ऑप्शन ही है, ठीक है। जून से सितंबर तक का इसका टाइम पीरियड रहता है खरीफ का, ये भी आप लोग याद रखेंगे, जून से सितंबर तक का मॉनसून फसल कहा जाता है, ठीक है, खरीफ को। नेक्स्ट है द नेम द क्रॉप विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन। उन फसलों का नाम बताइए जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। तो बहुत ही इजी, अभी मैंने लास्ट बताया ही था, जस्ट 2 सेकंड भी नहीं हुए होंगे। तो सी ऑप्शन होगा, खरीफ क्रॉप जिन्हें मानसून या वर्षा ऋतु की जो फसलें हैं उन्हें कहा जाएगा, रेनी सीजन की फसलें कहा जाएगा। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक और चीज आप लोगों को बताऊं, यहाँ पर एक और हमारी फसल होती है जायद। जायद भी आप लोगों ने सुना होगा, जायद भी आ सकता है, ईवीएस है तो कुछ भी आ सकता है, जो एक तरीके से मार्च अप्रैल में बोई जाती है। मार्च अप्रैल में बोई जाती है ये फसल। और इसके अंदर भी अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल आ जाता है तरबूज, खीरा, ककड़ी हो गया, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल भी जायद में आ जाते हैं, जो एक तरीके से बहुत ज्यादा से ज्यादा गर्मी को सहन कर सकती है। जो ये फसलें होती है ज्यादा से ज्यादा गर्मी को सहन कर सकती है। और ये हमारी गर्मी जो एक तरीके से गर्मी वाला मौसम होता है, उसमें जब हम इन फसलों को खाते हैं तो कितना एक रिलीफ मिलता है। तरबूज हो गया, ठीक है। तो ये सारी, तो इन चीजों को भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अभी हमने डिस्कस कर लिया एग्जाम्पल। रवि क्रॉप में आ जाते हैं हमारे जैसे वीट हो गया, पी, ओनियन, पोटैटो, टमाटो हमारे रवि में आ जाएंगे। खरीफ में अगर मैं बात करूं, जैसे मूंगफली हो गया, ठीक है, और बाजरा हो गया, मक्का हो गया, क्योंकि ये सब जब एक तरीके से जून में उगाए जाएंगे तो सितंबर अक्टूबर में इन्हें काटकर बेचा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा मक्के बाजरे की रोटियां एक तरीके से सर्दियों में कितनी अच्छी लगती हैं खड़े साग के साथ। तो वो एक तरीके से एग्जाम्पल है जो आप लोग ऐसे लर्न रख सकते हैं, ठीक है। जायद क्रॉप जिसमें मैंने अभी बताया ही था, खीरा, ककड़ी, तरबूज, ये सारे हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड। नियमित अंतराल पर फसलों में पानी की आपूर्ति को डैश कहा जाता है। तो मतलब एक तरीके से पानी देना नियमित इंटरवल पर, नियमित जो टाइम पीरियड होता है उसमें, तो वो है हमारा इसका करेक्ट आंसर, इट इज अ बी ऑप्शन, यानी कि इरिगेशन, सिंचाई करना। एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो आप लोगों को फॉलो करना है रेगुलर क्लासेस के लिए।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नेम द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट। पौधों के स्वस्थ विकास के लिए मिट्टी में मिलाए जाने वाले उन पदार्थों का नाम बताइए जिन्हें पोषक तत्वों के रूप में मिलाया जाता है। तो बहुत ही इजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर यहाँ पर कुछ अलग ऑप्शन आते तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते, बट इजी देखते ही फर्स्ट साइड में ही आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। खाद कहा जाएगा, कचरा होगा नहीं, केमिकल होगा नहीं, नन ऑफ दीज में से एक ऑप्शन हमें सही लग रहा है, तो इट मींस ए ऑप्शन ही सही होगा, जो खाद मिलाकर मिट्टी में मिलाया जाता है ताकि पोषक तत्वों के रूप में उसे एक तरीके से मिट्टी को उपजाऊ बनाया जा सके और पौधों में भी अच्छे से वृद्धि हो सके। तो सही आंसर हमारा इसका ए ऑप्शन ही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग cereal crops and the pulse crop alternately in the same field in successive season is called। क्रमिक मौसम में अनाज की फसल और दलहन यानी कि दालें या दलहन की फसल को वैकल्पिक रूप से एक ही खेत में उगाने की प्रथा टेस्ट कही जाती है, या उस प्रथा को क्या कहा जाता है? तो क्रॉप रोटेशन, हार्वेस्टिंग, विनोइंग या थ्रेशिंग। तो सही आंसर है हमारा इसका ए ऑप्शन यानी कि क्रॉप रोटेशन। ऐसा होता है आज के टाइम पे ज्यादातर, अगर मैं एग्जांपल दूं, पंजाब हो गया, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, ये ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर जो क्रॉप रोटेशन है वो चलता ही रहता है। जैसे गेहूं के बाद कोई और फसल उगा दी, फिर कोई और फसल, मतलब ये एक पूरे साल एक रोटेशन चलता रहता है, चक्र चलता रहता है। तो वो हमारा ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही होगा, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम स्टार्च बाय अ प्रोसेस कॉल्ड। अनाज को डैश नामक प्रक्रिया द्वारा डंठल से अलग किया जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा व्हीट, ऐसा तो नहीं है डायरेक्ट हमने गेहूं की फसल की और हमें गेहूं ही मिल जाते हैं, नहीं। तो एक तरीके से गेहूं से पहले जो उसका छिलका होता है वो उतारा जाता है, तो उस छिलके को हटाने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। तो वो प्रक्रिया जिसमें उसका ऑप्शन आएगा वो है हमारा इसका सी ऑप्शन यानी कि विनोइंग यानी कि फटकना। आज के टाइम पे तो इतनी सारी मशीनें चल गई है, बहुत मतलब टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो कहीं ना कहीं बहुत इजी हो गया है इन सब चीजों को मतलब कम से कम समय में करना। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पहला होमवर्क वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। टोटल 5 क्वेश्चन मैं इन 50 क्वेश्चन में से पूछूंगी, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं ये। और जिन 5 क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आ गए विद पर्टिकुलर उस पर्सन के नेम के साथ, तो नेक्स्ट क्लास में उस पर्सन, उस कैंडिडेट का नाम एज अ विनिंग तौर पर आएगा, ठीक है। और कोशिश करें कि आप लोग 5 में से 5 क्वेश्चन का आंसर सही दें। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक ये एक ट्री है, एग्जाम्पल मतलब हिंट के तौर पर मैंने बता दिया। ये कहां पर पाया जाता है, प्लेस आप लोगों को बतानी है, ठीक है, प्लेस। पहला क्वेश्चन है रेगिस्तानी ओक कहां पाया जाता है, प्लेस आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। ध्यान रखेंगे, ईवीएस का बहुत रिपीट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन 11 क्वेश्चन पर आ गए हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत जो है उसे हमें फाइंड आउट करना है। कार्बोहाइड्रेट्स वसा से अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। खाना पकाने के दौरान गर्मी से विटामिन सी नष्ट हो जाता है। विटामिन कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। या सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट है जो मानव शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर कोडिंग के अनुसार आप लोगों को 2 स्टेटमेंट चुननी है। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। तो देखिए, जल्दबाजी नहीं करनी है। ओएमआर शीट में अगर आप लोगों ने, ये 4 ऑप्शन होते हैं, अगर ओएमआर शीट में अगर आपने किसी एक को गलती से फिल कर दिया, गलती से बोल्ड कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि आपका वो मार्क्स कट हो जाएगा, क्योंकि ना तो हम इरेज कर सकते हैं उसे, ना कैंसिल कर सकते हैं, ना कोई ऑप्शन नहीं रहता, तो वो आपका गलत ही हो जाएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, इनकरेक्ट करंट में करेक्ट और इनकरेक्ट में डिफरेंस देखें, क्वेश्चन क्या पूछा गया है उसको ध्यान से देखें, सही और गलत लिखा रहता है उसको ध्यान से देखें, सत्य और असत्य से भी पूछा जाता है, इसको भी ध्यान से देखें।
ऐसे क्वेश्चंस कंफ्यूज कर देते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन सही होगा, जो एक तरीके से गलत स्टेटमेंट है। और क्या स्टेटमेंट है? कार्बोहाइड्रेट्स वसा से अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये गलत है। ठीक है, नहीं करते, बल्कि फैट ज्यादा करता है। और सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट है जो मानव शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये भी हमारी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। तो दो ऑप्शन यहाँ पर हमारे एक तरीके से ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो सही आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अगेन इनकरेक्ट पूछा है। ऐसे कई क्वेश्चन आप लोगों को ईवीएस में, साइंस में, सोशल स्टडीज में मिल सकते हैं जो हमारे माइंड को कंफ्यूज करेंगे कि भाई बार बार इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, बार बार करेक्ट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है ना, एक इरिटेशन आप लोगों को अपने माइंड में लानी है। क्वेश्चंस ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। तो यहाँ पर जो सही आंसर है देखते हैं। एक खाद्य पदार्थ जिसमें वसा होता है वह एक कागज पर तेल के निशान छोड़ता है। खनिजों का उपयोग हार्मोन बनाने और दिल की धड़कन को सामान्य बनाए रखने में किया जाता है। विटामिन डी हमारे शरीर में हड्डियों और दांतों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में मदद करते हैं। या लास्ट ऑप्शन है, खनिज शरीर के निर्माण और मरम्मत में मदद करते हैं। तो सही आंसर जो हमारा एक तरीके से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है हमारा डी ऑप्शन, यानी कि मिनरल्स हेल्प इन बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग फॉर द बॉडी। खनिज हैं जो शरीर के निर्माण और मरम्मत में बिल्कुल भी मदद नहीं करते। तो सही आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा, एक तरीके से डी ऑप्शन। मिनरल किसमें? फूड में हेल्प करता है। फूड में जो हम खाते हैं, जो फूड है हमारा, उसमें कहीं ना कहीं होते हैं और वहां से हमें एनर्जी मिलती है। तो फूड में हेल्प करता है, ना कि हमारी बॉडी को रिपेयरिंग और बिल्डिंग मतलब बिल्डअप करने में। तो सही आंसर हमारा इसका डी ऑप्शन ही होगा। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? वही सेम 3 क्वेश्चन लगातार ऐसे ही आ रहे हैं, नॉट ट्रू वाले। तो ऑटोट्रॉफ प्रकाश और ऊर्जा का उपयोग करके अपने स्वयं के सरल खाद्य पदार्थों का उत्पादन करने में सक्षम है। मांसाहारी केवल जानवरों को खाते हैं, जबकि सर्वाहारी पौधों और जानवरों दोनों को खाते हैं। हेटेरोट्रॉफ भोजन के लिए पौधों का या पौधों पर निर्भर होते हैं क्योंकि वे अपने स्वयं के भोजन को संश्लेषित नहीं कर सकते। एंड लास्ट ऑप्शन है, सैप्रोट्रॉफ अपने पोषक तत्वों को मृत और क्षयकारी पदार्थ से ठोस रूप में लेते हैं। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट गलत होंगी यहाँ पर? तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा, यानी कि सेकंड और फोर्थ ओनली गलत है। मतलब दूसरी और फोर्थ नंबर की जो स्टेटमेंट है वो गलत है, यानी कि सेकंड और फोर्थ। कार्निवोरस ईट ओनली एनिमल्स व्हाइल ओमनिवोरस ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऐसा नहीं है, ये दोनों ही हमारी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, और लास्ट है, सैप्रोट्रॉफ अपने पोषक तत्वों को मृत और क्षयकारी पदार्थ से ठोस रूप में लेते हैं, और ये नहीं लेते हैं, ये भी याद रखेंगे। इन दोनों का मतलब उल्टा कर दिया है यहाँ पर, मतलब इस स्टेटमेंट को उल्टा कर दिया है और इसको भी उल्टा कर दिया है, याद रखेंगे। ठीक है, मतलब अपोजिट है। अपोजिट अगर इन्हें हम एक तरीके से स्टेटमेंट को चेंज कर देंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट पे आ जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संतुलित आहार शब्द को ढंग से परिभाषित करता है? तो बताना है सही आंसर। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इट इज अ डाइट कंटेनिंग ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन एडिक्वेट अमाउंट। यह एक ऐसा आहार है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होते हैं। ये जो डेफिनेशन है ना, ये फर्स्ट क्लास में ही आ जाती है। फर्स्ट क्लास का एक चैप्टर आज के टाइम पे, तो मतलब पहले जब हमारे टाइम पर जो क्लासेस होती थी फर्स्ट सेकंड, जब हम फर्स्ट सेकंड थर्ड में थे, तो ये जो स्टेटमेंट मतलब बैलेंस डाइट का जो चैप्टर था वो कम से कम थर्ड या फोर्थ में आता था, थर्ड या फोर्थ क्लास में। पर आज के टाइम पे आप लोगों के घरों में आसपास आप लोग कहीं ना कहीं स्कूल्स में भी देखते होंगे, फर्स्ट क्लास में ये सारे चैप्टर्स आने लग गए हैं, ताकि क्योंकि बच्चे भी बहुत एडवांस हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं चैप्टर्स को भी एडवांस होना पड़ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो एक करेक्ट बैलेंस डाइट की डेफिनेशन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन से पहले आप लोगों के सामने एक नोटिफिकेशन है, प्लीज फॉलो करें इसे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर फॉल्स?
कौन सी स्टेटमेंट या कौन सा कथन गलत है? वही सेम चीज आ गई है। तो पहली स्टेटमेंट है, फलों से विटामिन सी धुल जाते हैं क्योंकि ये पानी में घुलनशील पोषक तत्व है। कटे फलों, सॉरी कटे यहाँ पर मैंने पढ़ा नहीं, कटे फलों से विटामिन सी धुल जाते हैं क्योंकि यह पानी में घुलनशील पोषक तत्व है। वसा को शरीर के संरचनात्मक घटकों के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। विटामिन के जो रक्त के थक्के बनाने में प्रमुख भूमिका निभाता है, जल में घुलनशील पोषक तत्व है। ये लास्ट ऑप्शन है, नमक हमारे आहार में सोडियम नामक एक महत्वपूर्ण खनिज देता है। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इसका बी ऑप्शन, यानी कि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। यानी कि वसा को शरीर के संरचनात्मक घटकों के रूप में भी जाना जाता है, नहीं जाना जाता है, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है। थर्ड है हमारा इसका, विटामिन के जो रक्त के थक्के बनाने में प्रमुख भूमिका निभाता है, जल में घुलनशील पोषक तत्व है, ये बिल्कुल नहीं है, ये भी अपोजिट हो जाएगा। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारी क्या है, एक तरीके से गलत है। इस क्वेश्चन के अनुसार सही आंसर हमारा बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भोजन के अधिक पकने के सही प्रभाव को दर्शाता है? तो वो है हमारा इसका करेक्ट आंसर, इट इज अ सी ऑप्शन, यानी कि मोस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स विल बी डिस्ट्रॉयड, अधिकांश पोषक तत्व नष्ट हो जाएंगे अगर हम भोजन को पकाते हैं, तो ऐसा होता है। और ये एक तरीके से साइंटिफिक फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, और ऐसा ही होता है। तो यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ग्रोइंग चिल्ड्रन रिक्वायर्स plenty of food in proportion to their body weight because they need। बच्चे जब बढ़ते हैं, यानी कि बढ़ते बच्चों को अपने शरीर के वजन के अनुपात में भरपूर भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि उन्हें आवश्यकता होती है किस चीज की? विकास के लिए, नए उत्तक बनाने के लिए अतिरिक्त प्रोटीन की, स्वस्थ दृष्टि के विकास के लिए विटामिन डी की, सामान्य स्वास्थ्य के लिए विटामिन ए की, या कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में अधिक खनिज की। तो किसकी आवश्यकता होती है? तो सही आंसर हमारा इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि विकास के लिए, नए उत्तक बनाने के लिए अतिरिक्त प्रोटीन की, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, डैश इज अ मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड in traces in the body and is needed for the synthesis of thyroxine। डैश एक खनिज है जो शरीर में थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो ये क्या है? ये है हमारा इसका ए ऑप्शन, यानी कि आयोडीन, जो हमें किससे प्राप्त होता है? नमक से प्राप्त होता है, याद रखेंगे। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। हाँ, और ये हमारा सबसे ज्यादा हेल्प करता है किसमें? डाइजेशन में। ठीक है। और डाइजेशन में भी हेल्प करता है, और दूसरा इंपॉर्टेंट हेल्प करता है ब्रेन को डेवलप करने में, ब्रेन को डेवलप करने में। ठीक है। तो ये पॉइंट्स भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, इफ पर्सन वांट्स टू रिड्यूस डिपोजिशन ऑफ फैट्स इन हिज बॉडी ही मस्ट। यदि व्यक्ति अपने शरीर में वसा के जमाव को कम करना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? तो सही आंसर यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन होना चाहिए, टेक फूड रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन और खनिजों से भरपूर भोजन लेना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल्स आप लोगों को पता ही होगा कि विटामिन और मिनरल्स किस में होते हैं। तो ऐसे फूड्स आप लोग लीजिए। अगर आप भी एक तरीके से ओबेसिटी से बिलोंग करते हैं, या कहीं ना कहीं आप सरवाइव कर रहे हैं, तो विटामिन और मिनरल्स वाली चीजें लीजिए और अपनी हेल्दी डाइट फूड को कंटिन्यू कीजिए। खाना नहीं छोड़ना है। बहुत सारे लोग हैं, मैंने ये सुना है कि भाई पतला होना है या आप लोगों को अपना वेट कम करना है, फैट कम करना है, तो भाई खाना पीना छोड़ दीजिए। आप लोग पूरे दिन नहीं खाएंगे ना, तो आपका डबल से ट्रिपल वजन बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को खाना है, पर ये नहीं है बाहर की चीजें, फैटी चीजें, कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसी चीजें नहीं खानी है जिसके अंदर फैट ज्यादा हो। ऐसी चीजें लेनी है जिसमें विटामिन और मिनरल्स ज्यादा हो, जो आप लोगों के वेट को भी कम करने में हेल्प करेगा, डाइजेशन में भी हेल्प करेगा, और आप लोगों की स्किन को भी ग्लो करेगा। तो ये एक छोटी सी टिप्स थी भाई। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट मिनरल इज इनकरेक्ट। खनिजों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन सा तथ्य गलत है?
तो वही सेम अभी हम बार बार एक ही क्वेश्चन को करते हुए आ रहे हैं, गलत है। तो आप लोग इरिटेट मत होइए ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि मिल सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। अगर मैं एग्जांपल दूं, सीटेट 2015 से मैंने इतने सारे क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं जिसके अंदर लगातार 5 से 6 क्वेश्चन नेगेटिव पूछे जाते हैं या लगातार 5 से 6 क्वेश्चन पॉजिटिव पूछे जाते हैं। तो इन सब चीजों को ऐसे घबराना नहीं है कि गलत क्वेश्चन आ रहे हैं, बार बार एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चंस को आप लोग क्वेश्चंस के तौर पर लीजिए। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, जो एक तरीके से गलत कथन है। और इस डी ऑप्शन में क्या बोला गया है, देयर एब्सेंस डज नॉट कॉज एनी डिजीज, उनकी अनुपस्थिति से कोई बीमारी नहीं होती। यानी कि खनिजों की अनुपस्थिति से कोई बीमारी नहीं होती। भाई ऐसा तो होता है, हो सकती है बीमारी इवन, अगर हम खनिज यानी कि एक तरीके से नहीं लेंगे, मिनरल नहीं लेंगे, तो हमारी बॉडी में बीमारियां हो सकती हैं। तो ये एक तरीके से यहाँ पर इनकरेक्ट था, जो कहीं ना कहीं गलत बताया गया है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, Which of the following statement is not an objective of teaching EVS at primary level? निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर EVS पढ़ाने का उद्देश्य नहीं माना जाता? प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बारे में जिज्ञासा जगाना, संज्ञानात्मक और मनोगतिक कौशल के विकास की ओर ले जाने वाली समन्वेषी व्यवहारिक गतिविधियों को संलग्न करना, मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना, या जीवन और पर्यावरण की चिंता के मूल्य को आत्मसात करना। तो कौन सा ऑप्शन उद्देश्य नहीं माना जाता? तो वो है हमारा इसका सी ऑप्शन, टू लोड लर्नर्स विद टर्म एंड डेफिनेशंस फॉर असेसमेंट। मूल्यांकन के लिए उनका एक तरीके से उनके ऊपर दबाव नहीं डालना है, ठीक है, तो ये नहीं करना है। लर्नर्स के ऊपर, जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर लोड नहीं डालना है एक तरीके से मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं का। तो सही आंसर हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन है, जो एक तरीके से एम नहीं माना जाता, उद्देश्य नहीं माना जाता। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 15 क्वेश्चंस हमारे पेडागोजी के आएंगे और 15 क्वेश्चंस हमारे नॉर्मल जो कॉन्सेप्ट्स हैं यानी कि थियोरेटिकल बेस्ड जो हमारे रहेंगे, अदर जो जिसमें जनरल नॉलेज भी इंक्लूड रहता है, सब कुछ इंक्लूड रहता है, कुछ भी आ सकता है 15 क्वेश्चंस में। तो पेडागोजी तो अगर देखा जाए ये कहीं ना कहीं कंफ्यूज करती है, तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोगों को ज्यादा करनी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस तो आप लोग इजी कर लेंगे क्योंकि वो हमारे फूड, वाटर और जो एक तरीके से इजी लेवल के कॉन्सेप्ट है उसमें से आसानी से पूछे जाते हैं, तो वो हमें पता होता है। ईवीएस में जो पेडागोजी थोड़ा सा दिक्कत करता है, तो प्रैक्टिस आप लोगों को पेडागोजी की ही ज्यादा करनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का विचार कैसा है? छात्रों को रेल किराया या रेल किराए के बारे में बताना, उन्हें टिकट में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न संक्षिप्त शरों का ज्ञान प्रदान करना, निर्णय लेने के लिए छात्रों के कौशल को बढ़ाना, या वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन के साथ कौशल को विकसित करने का अवसर देना। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा? तो सही आंसर है डी ऑप्शन, यानी कि गिव देम एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद द रियल इंफॉर्मेशन एंड डेवलप द स्किल ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये क्या कहूं मैं आप लोगों को, ये जो ऑप्शन है ना, ये आप लोगों को बहुत ज्यादा एक तरीके से ऑप्शंस में मिलेगा, क्योंकि जो ईवीएस है, जो एनवायरमेंटल स्टडीज है, वो ओनली रिलेटेड है किससे? हमारे वास्तविक जीवन से, बच्चों के वास्तविक जीवन से। अगर बच्चों को ईवीएस पढ़ाना है तो उन्हें कहीं ना कहीं ईवीएस को वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाना होगा, ताकि वो एक्चुअल में समझ पाए ईवीएस क्या है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। ऐसे क्वेश्चंस जरूरी नहीं है कि रेलवे टिकट का ही एग्जांपल हो, कुछ भी आ सकता है, तो वहां पर आप लोगों को ऐसे ही ऑप्शंस को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ये नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने है, प्लीज फॉलो करें। द कॉन्सेप्ट ऑफ सीड जर्मिनेशन कैन बी टॉट बेस्ट बाय, बीज अंकुरण की अवधारणा को अगर सबसे अच्छे से पढ़ाना है या पढ़ाया जा सकता है तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा? अंकुरित बीज को कक्षा में दर्शाकर और अंकुरण की प्रक्रिया को समझाकर, बोर्ड पर ड्राइंग के माध्यम से अंकुरण के चरणों को समझाकर, बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों के पालन करने और उनका चित्र बनाकर समझाकर, या बीज अंकुरण की तस्वीरें दिखाकर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? सही आंसर मैं बता दूं, करेक्ट आंसर इसका जो होगा, आप लोग मतलब सबसे पहले तो इस ऑप्शन को
मतलब इस क्वेश्चन को कई बार अलग अलग तरीके से पूछा गया है। यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है जो एक तरीके से होना चाहिए, एग्जैक्ट आंसर नहीं, मतलब यहाँ पर नहीं दिखाया गया है इसका। वैसे एग्जैक्ट आंसर मैं बता दूं, इसका जो एग्जैक्ट आंसर है मतलब एक तरीके से प्रैक्टिकल करके, ये जब मैं इसको अगर मैं कोरिलेट करूं 2015 और 2016 में ये क्वेश्चन कई बार आया है। अदर मतलब सी टेट में भी आया है, एस टेट में भी ये कहीं ना कहीं आया है, आर टेट में तो 2 से 3 बार रिपीट हुआ ही है। तो इसका मतलब ये है कि वहां पर जब क्वेश्चन ये पूछा गया था तो आंसर उसका होता था कि बच्चों के सामने बीज अंकुरण की जो अवधारणा है उसे प्रैक्टिकली दिखाकर मतलब समझाना, वो सबसे बेस्ट आंसर माना गया था। बट यहाँ पर आज के टाइम पे बहुत सारे ऑप्शंस चेंज कर दिए गए हैं, उनमें नया नया एक तरीके से मॉडिफिकेशन कर दिया गया है। हालांकि इसका आंसर से फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा, अंकुरित बीज को कक्षा में दर्शाकर और अंकुरण की प्रक्रिया को समझाकर। अब यहाँ पर क्या है कि दर्शाया गया है, सिर्फ दर्शाया गया है, यहाँ पर बच्चों को करवा के नहीं दिखाया गया। ईवीएस या साइंस जो है हमारा किसके ऊपर बेस्ड है, प्रैक्टिकल चीजों पर बेस्ड है। जब तक हम बच्चों को कुछ करके नहीं दिखाएंगे उन्हें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा। बट अगर ऐसे ऑप्शंस यहाँ पर, तो आंसर आप लोगों को ए ऑप्शन मिल गया, मतलब मिल जाएगा सही आंसर। बट इफ सपोज अगर क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से पूछा जाए तो वहां पर भी आप लोगों को याद रखना है कि साइंस और ईवीएस सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल चीजों पर बेस्ड है। तो जहां पर प्रैक्टिकल वाला आंसर होगा वही आप लोगों का सही आंसर माना जाएगा, क्योंकि बोर्ड पर चित्र बनाकर दिखाना गलत हो जाएगा, ठीक है। उन्हें हम खुद करने के लिए दे रहे हैं वो भी गलत हो जाएगा, उन्हें फोटोग्राफ्स दिखाकर बता रहे हैं वो भी गलत हो जाएगा। जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो एक तरीके से उन्हें एक्सप्लेन करना, दिखाना या प्रैक्टिकली करके दिखाना, तो वो सही आंसर है। सॉरी मैंने इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा टाइम ले लिया, बट मैं चाहती हूँ कि एक एक चीज आप लोगों को क्लियर हो। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल, not an objective of including writing and puzzles in the EVS textbook। निम्नलिखित में से कौन सा EVS पाठ्य पुस्तक में पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य नहीं माना जाता? छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन क्षमता विकसित करना, छात्रों में तर्क क्षमता विकसित करना, छात्रों के मन को भ्रमित करना, या छात्रों के जो एक तरीके से मैन लिखा हुआ है यहाँ पर मन होगा, मन को भ्रमित करना और उन्हें भ्रम का आनंद लेने देना। तो सही आंसर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा एक तरीके से, वो है हमारा इसका सी ऑप्शन, यानी कि टू कंफ्यूज द माइंड ऑफ द स्टूडेंट, बच्चों के मन को भ्रमित करना, जो उद्देश्य नहीं है। मतलब ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, एक उद्देश्य माना जाता है, तर्क शक्ति बढ़ती है, रीजनिंग एबिलिटी उनकी बढ़ती है, और लास्ट ऑप्शन भी इंजॉयमेंट आता है। तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा, जो एक तरीके से गलत है, उनको हमें भ्रमित नहीं करना है, उनको एक तरीके से उनके माइंड में उनकी जो थिंकिंग है, उनकी जो एबिलिटी है उसे इंप्रूव करना है। तो सही आंसर सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस शिक्षक के रूप में आप छात्रों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं, निम्नलिखित में से आप छात्रों को कौन सी गतिविधि शुरू करने की अनुमति नहीं देंगे, या कौन कौन सी एक्टिविटीज आप मना कर देंगे करने के लिए वहां पर? तो सही आंसर आप लोग करेक्ट आंसर, वैसे तो ये क्वेश्चन मैं 2 से 3 बार पूछ चुकी हूँ ऑलरेडी, जो हमारे क्विज सेशन हुए हैं या ऑलरेडी जब मैं सीरीज लेकर आई हूँ। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा इसका सी ऑप्शन, यानी कि टेक अलोंग लॉट्स ऑफ ईटेबल फूड्स फॉर द एनिमल एट द जू। चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना साथ में ले जाना ये अलाउड नहीं करेंगे, और ये स्ट्रिक्टली मना किया जाता है, ये एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं करनी है, और इसकी अनुमति एज अ ईवीएस टीचर आप लोगों को नहीं देनी है। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन में शामिल होना चाहिए क्या क्या? शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ निरंतर और असंरचित शिक्षक अवलोकन, प्रत्येक सप्ताह किए गए औपचारिक परीक्षण और खेल शामिल होने चाहिए और रिपोर्ट कार्ड में दर्ज किए जाने चाहिए, वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं होनी चाहिए, पास या फेल के रूप में युवा शिक्षार्थियों को मूल्यांकित करने के लिए हर हफ्ते गृह कार्य या कक्षा कार्य दिया जाना चाहिए। तो सही आंसर हमारा इसका हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि कंटिन्यूअस एंड अनस्ट्रक्चर्ड टीचर ऑब्जर्वेशन टू बी शेयर्ड विद लर्नर्स एंड पेरेंट्स।
शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ निरंतर और असंरचित शिक्षक अवलोकन होना चाहिए, जो एक तरीके से मूल्यांकन में शामिल होता है, असेसमेंट में शामिल होता है, और ये होना चाहिए ताकि दोनों की बॉन्डिंग अच्छे से बन सके। जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को समझ सके, जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स को समझ सके, और जो पेरेंट्स की जो भूमिका रहती है उनके क्योंकि सबसे ज्यादा जो समय है अगर देखा जाए, अगर 6 से 7 घंटे बच्चा स्कूल में रह रहा है 24 आवर्स में से, तो सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे अगर आप लोग माइनस कर देंगे 24 में से, तो 17 से 18 घंटे वो अपने पेरेंट्स के नजरों के सामने रहता है। तो पेरेंट्स को ज्यादा पता होगा कि वो या उसकी स्टडी, उसका नेचर, उसका बिहेवियर सब कुछ कैसे या कहाँ या किस हद तक चेंज होना चाहिए। तो वहां पर एक इंटरेक्शन बननी चाहिए शिक्षार्थी और अभिभावकों के बीच में। तो सही आंसर हमारा ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ईवीएस कक्षा में सरल प्रयोग और प्रदर्शन किए जा सकते हैं कैसे? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा इसका, छात्रों को अपने दम पर सीखने और अपने अवलोकन कौशल को अच्छा बनाने में सहायता के लिए। तो मतलब क्यों एक तरीके से सरल प्रयोग और प्रदर्शन किए जा सकते हैं ताकि इजी बनाया जा सके। जो इनेबल है मतलब इनेबल स्टूडेंट्स टू लर्न ऑन देयर ओन एंड शार्पन देयर ऑब्जर्वेशन स्किल्स, मतलब खुद कर सके, वो खुद ऑब्जर्व कर सके, और उसमें कहीं ना कहीं अगर उन्हें मॉडिफिकेशन करना है, कुछ इंप्रूवमेंट करना है, तो वो खुद कर सके। तो सही आंसर हमारा इसका ए ऑप्शन ही होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट असाइनमेंट इज करेक्ट? असाइनमेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विविधता और अभ्यास कराने के लिए असाइनमेंट को हर दिन गृह कार्य के बाद कक्षा कार्य के रूप में दिया जाना चाहिए। असाइनमेंट मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होना चाहिए। असाइनमेंट शिक्षार्थियों को जानकारी हासिल प्रदान करने, अपने स्वयं के विचारों का निर्माण करने और उन्हें स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करते हैं, या माता पिता, भाई या बहन द्वारा उनकी प्रतिभा के आधार पर असाइनमेंट दिया या असाइनमेंट किया जाता है। तो एक करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमें असाइनमेंट से रिलेटेड, तो वो है हमारा इसका सी ऑप्शन। देखते ही वैसे तो आंसर हमें पता चल ही गया था। असाइनमेंट प्रोवाइड लर्नर्स एन अपॉर्चुनिटी, एक अवसर प्रदान करता है उन्हें इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए, कंस्ट्रक्ट देयर ओन आइडियाज, अपने खुद के आइडियाज, अपने खुद के विचारों का निर्माण करने में, एंड आर्टिकुलेट दैम, और उन्हें स्पष्ट करने में। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा एक तरीके से सी ऑप्शन। 1 मिनट का टाइम दीजिए भाई, पानी पी लो, बहुत ज्यादा गला सूख गया। बाकी मैं आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन होमवर्क वाला दे देती हूँ, और सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों का होमवर्क वाला। भारत के अपोजिट में ये जो इंडिया है, आप लोगों ने ग्लोबल मतलब एक तरीके से ग्लोब देखा होगा, पूरे वर्ल्ड का जो मैप होता है। तो ग्लोब में क्या होता है कि पूरा एक सारी कंट्रीज है हमारी पूरी वर्ल्ड वाइड। तो आप लोगों को ये बताना है कि इंडिया है, इंडिया के अपोजिट, इंडिया के जो अपोजिट है वो कौन सी कंट्री है। तो ये सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों का, जिसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप लोगों को देना है। इंडिया के अपोजिट कौन सी कंट्री है पूरे ग्लोब वाइज, पूरे वर्ल्ड वाइड, उसके अकॉर्डिंग बताना है। तो ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, 29 क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। द स्किल्स रिक्वायर्ड टू रीड अ मैप इंक्लूड, मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल, एक ग्लोब की गणना और रेखाओं की स्थिति का प्रयोग करने की क्षमता, अर्थपूर्ण क्षमता निर्माण के लिए उत्कृष्ट संचार क्षमता, या स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता। तो सही आंसर यहाँ पर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर है हमारा इसका डी ऑप्शन, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लेसेस, डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता बताता है, दिखाता है, समझाता है मानचित्र यानी कि मैप। सही आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, The use of poems and storytelling to explain concepts is an EVS class helps to। आप लोगों ने देखा होगा 1st to 5th क्लास में जब कोई भी कॉन्सेप्ट अगर समझाया जाता है, बुक में देखा होगा, एनसीईआरटी की बुक है या कोई भी प्राइवेट स्कूल की बुक है, अगर वाटर
वाटर वाला कोई चैप्टर है, एयर से रिलेटेड कोई चैप्टर है, फूड से रिलेटेड कोई चैप्टर है। तो ये नहीं है कि डायरेक्ट इनके बारे में बता दिया गया, एक स्टोरी बताई जाती है। इनका एक कहीं ना कहीं 2 से 3 कैरेक्टर्स लिए जाते हैं, पात्र लिए जाते हैं, पर्सन लिए जाते हैं, या बच्चों के नेम लिए जाते हैं और उससे स्टोरी बनाई जाती है वाटर, एयर, फूड, इन सब से रिलेटेड, ताकि बच्चों को पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ सके। तो इसका एक्चुअल में उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य है हमारा बी ऑप्शन, यानी कि प्रमोट स्टूडेंट्स एबिलिटी टू इमेजिन एंड एक्सप्लोर द नेचर ऑफ द वर्ल्ड एट द लोकल एंड ग्लोबल लेवल। विश्वसनीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति की कल्पना करने और उनका या उसका पता लगाने की छात्र की क्षमता को बढ़ावा देने में। तो सही आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा? एक तरीके से बी ऑप्शन, जिसका आंसर ऑलमोस्ट सभी का सही नहीं है। मेरे माइंड में वही चीज आ रही है, क्योंकि मैं ऑनलाइन क्लास में जब लेती हूँ तो बहुत सारे कैंडिडेट्स आंसर करते हैं उस टाइम पे, तो वही चीज है। सॉरी फॉर दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पारिस्थितिक तंत्र और प्राकृतिक आवास के संरक्षण और उनके प्राकृतिक परिवेश में प्रजातियों की चर आबादी के रखरखाव और स्वस्थ लाभ के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्द। कौन सा शब्द है जो एक तरीके से हेल्प करता है? तो मैं बताऊंगी। तो वो है हमारा इसका बी ऑप्शन, इन सीटू या C2 कन्वर्सेशन, सॉरी कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन, यानी कि इन सीटू संरक्षण। इन सीटू संरक्षण क्या है? सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये दो है हमारे सामने, दो कॉन्सेप्ट आए थे, ठीक है। तो इन सीटू कंजर्वेशन में क्या था कि एक तरीके से प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट यानी कि रक्षा करनी है या संरक्षण करना है किसका? एक तरीके से बर्ड्स एंड प्लांट्स का, बर्ड्स, एनिमल, ठीक है, एंड प्लांट्स, जो हमारे एक तरीके से किस में आता है? इकोसिस्टम में आता है, हमारे जो नेचुरल मतलब कि जो प्राणी है उनमें आता है, ठीक है। तो इन सीटू कंजर्वेशन में इन तीनों चीजों को इंक्लूड किया गया। और एक था हमारा एक्स सीटू संरक्षण। एक्स सीटू में क्या होता है? इसमें क्या है, जो एनिमल्स या जो बर्ड हमारे ये सिर्फ बर्ड्स और एनिमल्स से रिलेटेड है। इसमें जो एनिमल्स या बर्ड्स एक तरीके से एंडेंजर जोन में है, मतलब कि लुप्त हो चुके हैं, ठीक है, लुप्त हो चुके हैं। जैसे बहुत सारे टाइगर्स हैं आज के टाइम पे, ऐसे बहुत सारे बर्ड्स हैं जो बहुत ही कम रह गए हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में या पूरे इंडिया में अगर कहा जाए, तो वो कम रह गए हैं। उनको क्या किया जाता है? उनको भी एक तरीके से संरक्षण दिया जा रहा है, पर कैसे? उनको शिफ्ट किया जा रहा है, मतलब उनके लिए एक अच्छे से मतलब पार्क बनाया जा रहा है, ठीक है, ठीक है, और उन्हें फिर शिफ्ट किया जा रहा है और वहां पर उन्हें बचाकर या एक उनका जो रख रखाव है, उनका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा किया जा रहा है। तो वो लुप्त होने वाले जो मतलब एनिमल्स और बर्ड्स हैं उनके लिए एक्स सीटू कंजर्वेशन खोला गया। और इन सीटू संरक्षण जो बर्ड्स, एनिमल और प्लांट, इन तीनों को इस एक तरीके से सुरक्षा दे रहे हैं उनको। तो ये चीज याद रखेंगे। बट यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्ट मतलब संरक्षण देना है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन देनी है किसको? जो भी हमारे पारिस्थितिक तंत्र में है और प्राकृतिक आवास में है, तो वो हमारा इन सीटू कंजर्वेशन में ही आएगा, ठीक है। और अगर क्वेश्चन को घुमा फिरा के चेंज करके पूछा गया कि एनिमल और बर्ड जो एंडेंजर्ड है, जो लुप्त हो रहे हैं, उनके लिए कौन सा एक तरीके से जिसे हम कह सकते हैं नीति या प्लानिंग बनाई गई है, तो वो हमारा सी ऑप्शन में आ जाएगा। दोनों में ही आप लोगों को डिफरेंस याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? भाई बहुत ही इजी है और ये तो आप लोगों को एक तरीके से पता ही होगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, एयर पॉल्यूशन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो वैसे तो देखा जाए जितने भी पॉल्यूशंस हैं पूरे वर्ल्ड में, सभी ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, बट जो सबसे मेन कारण है वो है हमारा एयर पॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एयर पॉल्यूशन। वायु प्रदूषण का मुख्य उदाहरण क्या है? तो वो है हमारा इसका करेक्ट आंसर, इट इज अ डी ऑप्शन, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। स्मोक एंड फॉग, एग्जॉस्ट गैस फ्रॉम कार्स,
गैसेस फ्रॉम बर्निंग वुड्स और चारकोल। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ये तीनों हमारे एयर में जाके मिल जाती हैं, जिससे हमारा क्या होता है, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन से पहले ये है नोटिफिकेशन, जो आप लोगों को ये याद दिला रहा है कि भाई एम फॉर टीचिंग से आप लोगों को जुड़ना है, ताकि आप लोगों की तैयारी बेस्ट बन सके और मुझे भाई आप लोगों का मोटिवेशनल फीडबैक मिल सके, क्योंकि मैं 2 महीने से इंतजार कर रही हूँ। मार्च भी निकल गया, फरवरी भी निकल गया, आप लोगों का पॉजिटिव सपोर्ट बहुत ही कम मिलता है और मैं कहीं ना कहीं मेरा जो मोरल डाउन हो जाता है और मैं क्लासेस भी रेगुलर नहीं ले पाती हूँ। तो रेगुलर आप लोगों को लेना है सब्सक्राइब और बेल आइकन के साथ, और शेयर जरूर कीजिए। लाइक इट तो भाई कर दीजिए, ताकि मुझे ऐसा लगे कि भाई सच में ही जेन्युइनली आप लोगों को लग रहा होगा कि क्वेश्चंस एक अच्छे खासे तौर पर प्रीवियस ईयर से ही रिलेटेड है और आप लोगों की तैयारी अब अच्छी हो सकती है इससे। द लॉ टू प्रिवेंट पॉल्यूशन इन इंडिया एंड मैनी अदर कंट्रीज प्रिवेंट द यूज ऑफ। भारत और कई अन्य देशों में प्रदूषण को रोकने के कानून डैश के उपयोग को रोकते हैं। तो कौन सा, एक तरीके से वैसे तो हो चुका है आज के टाइम पे, बहुत सारी कंट्रीज में हुआ है, इंडिया में पूरे तरीके से नहीं हुआ है क्या, वो है हमारा प्लास्टिक बैग्स का बैन होना। ठीक है, तो बहुत स्टेट्स हैं जहां पर हुआ है, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिसमें टोटली हो चुका है। जैसे फ्रांस की बात करो, वहां पर आज के टाइम पे कोई भी प्लास्टिक की चीज यूज नहीं कर रहा है। तो वो ऐसे बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने इस चीज को एक तरीके से लागू कर लिया है अपने पूरे कंट्री में। तो इंडिया में पता नहीं कब होगा नहीं होगा, आई डोंट नो। बहुत सारी चीजें हैं जो भी रुकी हुई हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का कारण देखिए, एक क्वेश्चन को 2 बार अलग अलग तरीके से पूछा गया, ऑप्शन अलग अलग है। तो सही आंसर है हमारा इसका ए ऑप्शन, गैसेस फ्रॉम कार्स। वहां पर पूछा गया था पॉल्यूशन और यहाँ पर पूछा गया था कार। तो यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का जो कारण है वो गैसेस फ्रॉम कार्स, गाड़ियों से निकलने वाली गैस, यानी कि जो एयर पॉल्यूशन का ही एग्जाम्पल माना जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ट्रीज रिड्यूस पॉल्यूशन बिकॉज दे एब्जॉर्ब। पेड़ प्रदूषण को कम करते हैं क्योंकि वे अवशोषित करते हैं। मतलब अवशोषित, एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्ब करते हैं वो क्या, बी ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है हमारा इसका बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, यानी कि थर्ड क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछ लेती हूँ, जो होमवर्क वाला क्वेश्चन है। अभी तक 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। मलयालम पता है आप लोगों को, ठीक है। तो मलयालम में एक जगह, मतलब एक वर्ड है चिटप्पन, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसका हिंदी ट्रांसलेट आप लोगों को करना है। ठीक है, मलयालम में चिटप्पन बोला जाता है और ये किस चीज को बोला जाता है, कोई रिलेशन है, कोई खाने की चीज है, या किसी शो पीस का नाम है, क्या है एक्चुअल में, ये बताना है। तो हिंदी ट्रांसलेट आप लोगों को मीनिंग बताना है, कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये क्वेश्चन मैं बता दूं, ये आप लोगों का सीटेट में आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राइस इन वाटर लेवल इन ओशियन इज ड्यू टू। समुद्र में जल स्तर में वृद्धि का कारण क्या है, तो वो तो आप लोगों को पता ही है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि मेल्टिंग ऑफ आइस इन पोलर रीजन, ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ का पिघलना, जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत ज्यादा हो रहा है, तो वो एक तरीके से समुद्र जल का जो स्तर है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है इसी वजह से। नेक्स्ट है विच इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। पूर्व तापमान पैमाना कौन सा है, मतलब किसमें नापा जाता था। ठीक है, तो वो है हमारा इसका सी ऑप्शन, केल्विन। ठीक है, और इसके जो मतलब फाउंडर थे, तो वो भी आप लोगों को याद रखना है, विलियम थॉमसन। ठीक है, और इनको जो एक तरीके से नाम दिया गया, इनको नाम दिया गया लॉर्ड केल्विन का नाम दिया गया। ठीक है, क्योंकि इन्होंने इसे फाउंड किया गया, और ये कब 1848 में इसे इन्होंने फाउंड किया था। तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नॉइज और नॉइज पॉल्यूशन इज मेजर्ड इन। शोर या ध्वनि प्रदूषण को मापा जा सकता है। ठीक है, तो किसमें मापा जा सकता है, सी ऑप्शन, तो वो है हमारा डेसिबल में नापा जाता है शोर और ध्वनि। देखिए, शोर और ध्वनि में डिफरेंस है।
ठीक है, ध्वनि आ रही है, शोर हो रहा है। तो आप लोगों को मैं बता दूं ध्वनि क्या है। ध्वनि और शोर ये दोनों डिफरेंट है, मतलब इनमें अंतर है, डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, शोर और ध्वनि में। तो ये बात आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये आप लोगों का है 4th क्वेश्चन। ठीक है, इन दोनों को ही मैंने एक क्वेश्चन बना दिया है। इन दोनों में डिफरेंस होता है, ये नहीं है कि शोर एक जैसा है, मतलब शोर और ध्वनि एक ही है। ठीक है, नॉइस कहेंगे हम इसे, बट शोर और ध्वनि में डिफरेंस है और बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये 4th क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है कि शोर क्या होता है, ध्वनि क्या होता है, नीचे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द मोस्ट हार्मफुल सल्फर कंटेनिंग गैस इन द एटमोस्फियर। वायुमंडल में सबसे अधिक हानिकारक सल्फर गैस कौन सी है? तो वो है हमारा इसका डी ऑप्शन, यानी कि SO2। SO2 हमारी जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारा वायुमंडल है, इसमें बहुत सारी गैसेस हैं, मतलब जो एयर है, हमारी एयर में जितनी भी गैसेस मिली हुई हैं, तो सबसे ज्यादा जो नाइट्रोजन है वो कितना मिला हुआ है, 78% है नाइट्रोजन। ठीक है, ऑर्गन या हाँ ऑर्गन है हमारा इसके अंदर 0.9%। ठीक है, ऑक्सीजन कितनी है? ऑक्सीजन भी आप लोगों को याद रखनी है 21, कहीं पर 20 पॉइंट समथिंग दे रखा होता है, बट 21 आप लोग मानकर चलिए। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये है हमारा 0.04%। ठीक है, और भी हमारी गैसेस होती हैं जो हानिकारक भी होती हैं, जो नहीं भी होती हैं, बट ये 4 आप लोग याद रखिए, कई बार इनको भी ऐसे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लूनेस ऑफ द स्काई इज मेनली ड्यू टू। आकाश में नीलेपन का मुख्य कारण क्या है? तो आकाश में नीलेपन का जो मुख्य कारण है वो है हमारा इसका ए ऑप्शन, यानी कि द स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाय एयर मॉलिक्यूल्स। वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है? फैलना, फैलना या फैलाव। तो सही आंसर ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लवणीकरण यानी कि सैलिनाइजेशन इज क्या है? तो वो है हमारा इसका करेक्ट आंसर, इट इज अ बी ऑप्शन, यानी कि एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट्स इन सॉइल। मिट्टी में लवण का संचय, यानी कि बी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। जो लवणीकरण का कारण है, जो नमक, मिट्टी में जो नमक का जो होता है एक तरीके से मिलाव, मिक्सचर, वो होगा हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, नमक का होना जिसे हम कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हेल की पीठ पर उगने वाली बार्निकल किसका उदाहरण है? तो वो है हमारा एग्जाम्पल इज अ सहभोजिता। सहभोजिता यानी कि कॉमन सैलेज, सहभोजिता का उदाहरण है। और मैं बता दूं क्यों है और क्या एक तरीके से एक्चुअल में होता है। बार्निकल, अगर कोई मछली है, ठीक है, अगर नॉर्मली कोई मछली है और उसकी मतलब एक तरीके से इस तरीके से बना हुआ है और उसकी पीठ पर कह सकते हैं, तो ये किसमें हेल्प करता है? ये हेल्प करता है भोजन को एक तरीके से, जो मतलब कि, चलिए इससे हटकर मैं आप लोगों को एक अलग एग्जांपल देती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा बफेलो, बफेलो होता है, ठीक है, और बफेलो के ऊपर बगुला बैठता है, ठीक है, इग्रेट कहेंगे, बफेलो और इग्रेट। तो ये जो इग्रेट है वो बफेलो के ऊपर, मतलब कि जो बफेलो के ऊपर जो भी कीड़े होते हैं उन्हें खा जाता है, पर बफेलो को हानि नहीं पहुंचाता ये, ठीक है। ऐसे ही ये भी यहाँ पर भी सेम फिश के साथ होता है, व्हेल के साथ होता है कि ये भी हेल्प करता है किसमें? दूसरों को भोजन देने में, ठीक है, एक दूसरे को भोजन देने में, शेल्टर मतलब कि एक दूसरे को जगह देने में, दो लिविंग थिंग के बीच में जो संबंध होता है, जो रिलेशन होता है, उसमें वो एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाते। तो ये एक एग्जाम्पल है इसी चीज का, याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ एन अबायोटिक कंपोनेंट, अजैविक घटक का उदाहरण बताना है, तो वो है हमारा इसका बी ऑप्शन, यानी कि मिट्टी, यानी कि सॉइल, जो पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाते हैं, ठीक है, जो एक तरीके से पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाते हैं, जो भी हमारे निर्जीव हैं, मतलब नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग, तो वो हमारे अजैविक घटक में आ जाएंगे। नॉन लिविंग थिंग जैसे प्रकाश, मतलब
लाइट हो गई हमारी, मिट्टी हो गया, जल, ये सारे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय। इकोसिस्टम यानी कि परितंत्र शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था हमारा इसका करेक्ट आंसर, इट इज अ सी ऑप्शन, यानी कि आर्थर जी टैंसले। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है। और ये इंग्लिश के बोटैनिस्ट रह चुके हैं, याद रखेंगे, और लंदन से बिलोंग करते थे ये, इस बात को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द वन हॉर्न राइनोसोरस इज रिस्ट्रिक्टेड टू विच स्टेट। एक सिंग वाला गेंडा किस राज्य में पाया जाता है? तो वो है हमारा इसका सी ऑप्शन, यानी कि आसाम। आसाम में पाया जाता है। आसाम जिसकी कैपिटल है दिसपुर, गुजरात जिसकी कैपिटल है गांधीनगर, महाराष्ट्र जिसकी कैपिटल है मुंबई, और जिसके अंदर कोरोना कोविड के केस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। वैसे तो हर जगह कहीं ना कहीं बढ़ ही रहे हैं, तो इसीलिए अगर आप लोग अपनी सुरक्षा और अपने आसपास सुरक्षा बनाए रखेंगे तो हर जगह सुरक्षा रहेगी। तो आप लोग एक तरीके से सीरियस तरीके से ले, आज भी कोविड को ध्यान रखें। उत्तर प्रदेश जिसके कैपिटल है लखनऊ। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप लोगों का फिफ्थ क्वेश्चन होमवर्क वाला जो मैं आप लोगों को देना चाहूंगी, तो वो है हमारा क्वेश्चन, मलेरिया किस मच्छर की वजह से फैलता है? मलेरिया, ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है, उस मच्छर का नाम बताना है। मलेरिया किस मच्छर के द्वारा फैलता है? फिफ्थ क्वेश्चन, और ये 5 क्वेश्चन आप लोगों के हो चुके हैं। कमेंट सेक्शन में देखते हैं, कल तक मेरे सामने आंसर आ जाने चाहिए, होप सो, ताकि विनिंग पर्सन, विनिंग कैंडिडेट मेरे सामने हो, नेक्स्ट क्लास में मैं उसका नाम शेयर करूं। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, पृथ्वी पर सभी प्रजातियां अपने पर्यावरण के साथ सामूहिक रूप से किसका हिस्सा है? तो वो है हमारा इसका डी ऑप्शन, बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर देखिए, ये सारे हमारे पार्ट्स हैं अर्थ के ही। अब मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूंगी। ये है पूरा, मैंने अर्थ को इस तरीके से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं लिथोस्फीयर की, लिथोस्फीयर में क्या आता है, जो हमारी सॉलिड चीजें हैं, जैसे रॉक्स यानी कि चट्टाने, पत्थर, जो स्टोन्स हैं वो, ठीक है, जो लिथोस्फीयर में आते हैं, जो पत्थर हैं, चट्टाने हैं, ये इसके अंदर आएंगे। फिर है हमारा एटमॉस्फेयर में ये सारी चीजें आती हैं, जैसे हमारा एयर हो गया, ठीक है, एयर, वाटर, ये हमारे सारे एटमॉस्फेयर में आते हैं। फिर आ जाता है हमारा हाइड्रोस्फेयर जो हमारा सिर्फ किससे रिलेटेड होता है, वाटर, पानी से रिलेटेड है, ठीक है। और बायोस्फीयर जो एक तरीके से लाइफ है हमारी, बायोस्फीयर जिसमें लिविंग थिंग्स या जीव मंडल जिसे हम कहेंगे, एनिमल्स, बर्ड्स, पर्सन, ह्यूमंस, ये सारे, तो ये इसके अंदर। तो सही आंसर हमारा इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जांपल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन द सॉइल। मिट्टी में नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु का एक उदाहरण है, किसका? तो ये उदाहरण है हमारा इसका सी ऑप्शन, मिट्टी के रोगाणु जिसे हम कहेंगे, यानी कि सी ऑप्शन, एजोटोबैक्टर जो मिट्टी के रोगाणु कहेंगे हम, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द फर्स्ट प्रोटेक्टेड एरिया इन इंडिया इज। भारत में पहला संरक्षित क्षेत्र जहां पर मतलब एनिमल्स को बचाया गया, तो वो कौन सा बना? तो वो है हमारा इसका बी ऑप्शन, कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो नंबर 1 पर रहा, ठीक है, याद रखेंगे। साइलेंट वैली यानी कि साइलेंट घाटी जिसे हम कहेंगे, तो ये हमारा कहां पर है? ये वैली है केरला में, तो ये जगह भी याद रखेंगे आप लोग। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो ये है हमारा उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड में है ये, या इसको भी याद रखेंगे, उत्तराखंड। और टाइगर मतलब टाइगर्स के लिए है ये। बांदीपुर सैंक्चुरी अभ्यारण्य बांदीपुर, ये कहां पर है? कर्नाटका में है, ठीक है। और नागरहोल, तो ये भी हमारा कर्नाटक में ही है, तो ये जगह भी आप लोग याद रखेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, हर्पेटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है जो संबंधित है किससे? तो ये है हमारा इसका सी ऑप्शन, यानी कि रैप्टाइल्स, जैसे जो सरक सरक के चलते हैं, जो रेंग रेंग के चलते हैं, जैसे स्नेक हो गया, ठीक है। तो ये हो गए, याद रखेंगे। रेप्टाइल्स का एग्जाम्पल यहाँ पर आएगा हर्पेटोलॉजी, जिसके अंदर रेप्टाइल्स की स्टडी की जाती है, याद रखेंगे। एवेस, एवेस किसे कहते हैं? एवेस कहते हैं बर्ड्स को, ठीक है। अगर ये आ जाता है ऐसा तो वर्ड्स आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, बर्ड्स को कहेंगे। मैमल्स आप लोगों को पता ही है, जो बच्चे होते हैं, जो किसी भी एनिमल के जो बच्चे होते हैं छोटे, उन्हें कहेंगे यंग वंस, ठीक है। फिशेस आप लोगों को पता ही है, मछलियां। एक क्वेश्चन यहाँ पर बहुत कंफ्यूज करता है, टोरटॉइस, ठीक है, टोरटॉइस और टर्टल, इन दोनों में डिफरेंस क्या है भाई? दोनों कछुए होते हैं, दोनों की मतलब होती एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट जातियां प्रजातियां अलग है भाई, तो बताना है। मैं बता दूं यहाँ पर, टर्टल जो है ओनली वाटर में ही रहता है, सिर्फ पानी वाला जानवर है ये। पानी के बिना अगर बाहर आ जाएगा तो ये मर जाएगा। ज्यादा दिन क्या, थोड़ी सी भी देर पानी से बाहर नहीं रह सकता, कुछ समय के रह सकता है, पर ये नहीं कि 2-2 3-3 दिन रहे, ऐसा नहीं। टोरटॉइस है जो लैंड और वाटर दोनों पे ही रहता है, मतलब वो जितना समय पानी में बिता सकता है उतना ही समय वो धरती में बिता सकता है। तो उसको दोनों ही एक तरीके से जीवन मिले हुए हैं, दोनों ही तरीके से। इसको सिर्फ पानी पानी वाला जीवन मिला है, तो ये दोनों में डिफरेंस है, इस बात को भी याद रखेंगे। तो ये थे टॉप 50 क्वेश्चंस। अब हम नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे 50 क्वेश्चंस ईवीएस के, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही रिलेटेड। तो ये 5 क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं कौन विनिंग पर्सन बनता है। लास्ट तक क्लास जरूर देखता है और शेयर जरूर करता है। सो प्लीज अपना पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट दीजिए, ताकि मैं यूं ही आप लोगों के सामने क्लासेस लेकर आती रहूं और आप लोग ऐसे ही क्लासेस ज्वाइन करते रहें। सो कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।